मोदी जी ने लक्षद्वीप की खूबसूरती और संस्कृति को इतने कमाल से रखा कि मेरे और मेरे जैसे कितने लोगों के वेकेशंस के गोल सेट हो गए। मोदी जी ने समुद्री तट पर शांति से रिलैक्स करते हुए टूरिज्म को तो बूस्ट किया ही, साथ ही दुश्मन देशों को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। जिस मालदीव ने भारत को मिलिट्री वापस ले जाने के लिए कहा था, उसका टूरिज्म अब लक्षद्वीप की खूबसूरती के आगे नहीं टिक पाएगा। एक समय था जब राजीव गांधी ने लक्षद्वीप को अपना प्राइवेट बीच बना दिया था, पर अब मोदी जी ने उसे दुनिया के टूरिज्म मैप पर लाकर खड़ा कर दिया है। अजीब बात यह है कि जहां विपक्षी प्रधानमंत्री ने कभी लक्षद्वीप को पर्सनल घूमने की जगह और इम्पोर्टेंट नेशनल एसेट INS विराट को अपनी पर्सनल टैक्सी बना दिया था, वहीं मोदी जी ने यहां सबको आने का निमंत्रण दिया है। सोच में फर्क साफ है। तो भारतीयों पहले भारत घूमो, बी वोकल फॉर लोकल। टूरिज्म से जो भी बढ़ेंगे। जहां हमारी सोच खत्म होती है, वहीं पर मोदी जी की सोच शुरू होती है। विपक्ष के अलावा मोदी का एक और घुर विरोधी है और वो है चीन, जो भारत और मोदी के खिलाफ आग उगलता रहता है। पर नए साल में सूरज शायद सही दिशा से निकला है, क्योंकि चीन मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने मोदी जी की तारीफ करते हुए लिखा कि भारत एक आत्मविश्वास से भरा देश है, जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, तब से उन्होंने अमेरिका, जापान और रूस जैसे देशों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी की वकालत की। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने खुद को वेस्टर्न देशों से दूर करके विकासशील देशों के साथ जोड़ लिया है और अब भारत राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विश्व गुरु बनने जा रहा है। पर ये ड्रैगन इतनी तारीफ इसीलिए कर रहा है क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न देशों ने चीन की मार रखी है और दूसरी तरफ चीन की इकोनॉमी खस्ता हालत में है। बस इसी के चलते ही चीनी मीडिया भारत और मोदी की तारीफ करने में लगा है, ताकि ग्लोबल लेवल पर भारतीयों के दिल में चीन के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बनाया जा सके। हालांकि शादी में दहेज लेना एक कुप्रथा है, लेकिन कई बार लड़की वाले प्यार से अपनी तरफ से गिफ्ट दे देते हैं और फिर शादी के बाद बात बिगड़ जाने पे वो दूल्हे और उसके परिवार पर दहेज लेने का झूठा आरोप लगा देते हैं। तो दहेज के झूठे मामलों को देखते हुए भविष्य में दहेज के केसेस से बचने के लिए एक बढ़िया उपाय है, जो कि जेन्युइन है, लीगल है और कोई भी कर सकता है। देखिए, अगर आपकी शादी होने जा रही है तो उससे पहले आप अपने ससुर जी को 2 लाइन का एक ईमेल भेज दीजिए, जिसमें आप ये लिखिए कि ससुर जी, आपने मुझे और आपकी बेटी को जो गिफ्ट दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैंने और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने आपसे कोई दहेज नहीं मांगा है और नहीं लिया है। प्लीज इसे कंफर्म करें और इस ईमेल पर ससुर जी का ओके रिप्लाई मंगवा लीजिए। अगर आपको ओके रिप्लाई मिल जाता है तो आपके पास थ्रेड आ जाएगा, जो आपको भविष्य में आपके सबूत के तौर पर काम करेगा। लेकिन अगर आपको ओके रिप्लाई नहीं मिलता है तो आपको उनके इंटेंशंस का पता लग जाएगा और आप सावधान हो जाओगे। ये जानकारी लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो पाए। आखिर सोने और चांदी को एक साथ रखने से मना क्यों किया जाता है? क्या है इसके पीछे का कारण? चलिए जानते हैं। देखिए, अगर आप सोने की ज्वेलरी की डब्बी में चांदी की ज्वेलरी और चांदी की ज्वेलरी की डब्बी में सोने की ज्वेलरी रखते हैं तो इससे आपकी उम्र कम हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर चांदी की डब्बी में रखी हुई सोने की ज्वेलरी कोई स्त्री या पुरुष पहनता है तो इससे उस इंसान की उम्र क्षीण होने लगती है, यानी कि कम होने लगती है, और हो सकता है कि उसे समय से पहले ही मृत्यु आ जाए। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि जब सोने और चांदी को लंबे समय तक एक साथ रखा जाता है तो रिएक्शन की वजह से ज्वेलरी का रंग फीका पड़ने लगता है और ज्वेलरी खराब भी हो सकती है। गाइस, इसे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता लग सके। मिलते हैं।